नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया, जो बिहार की सीमाओं से, जिसकी बहुत बड़ी सीमा है इस जिले की, बिहार के जिलों की सीमाओं से लगती है। यानी देवरिया उत्तर प्रदेश का बिहार की तरफ अंतिम जिला है। यहाँ पर एक थाना है भटनी। भटनी थाने के गांव बेहरा डाबर में तारीख थी 27 नवंबर 2024। सवेरे सवेरे 2024 बुधवार का दिन था। सुबह सुबह गांव के बाहर खून से लथपथ एक 10 साल की बच्ची का शव मिला। हल्ला हुआ। उसी गांव में शादी थी। घर में तमाम रिश्तेदार इकट्ठा थे। लोग इकट्ठा हुए। पुलिस को खबर गई। सारा लोकल पुलिस यानी एसओ, सर्किल ऑफिसर, एडिशनल एसपी और यहाँ तक कि एसपी देवरिया भी मौके पर आ गए, क्योंकि एक बच्ची की हत्या का मामला था। संकल्प शर्मा मेरे साथ रहे हैं, काफ़ी दिनों से देवरिया में हैं। बहुत ही अच्छे पुलिस अधिकारी हैं। क्राइम में उनका बड़ा नैक जिसे कहते हैं कि अपराध के विश्लेषण में, अपराध की विवेचना में और अपराध के अनावरण में वो सिद्ध हस्त हैं। पहुंचने के बाद उनकी समझ में आया कि इसमें ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। पहचान तुरंत हो गई। उसकी शिनाख्त हुई अवधेश यादव की 10 साल की बिटिया अंशिका। अवधेश यादव अपने ननिहाल में आए हुए थे। वहां पर एक शादी थी, वहां पूरा परिवार इकट्ठा था। पुलिस की कई टीमें बनाई गईं। सीसीटीवी गांव में कोई बहुत ऐसा नहीं था कि सब जगह सीसीटीवी लगी हो। लोगों से पूछताछ शुरू हुई, जानकारी करनी शुरू की गई और ये कोशिश हुई कि क्या अवधेश यादव, अच्छा अवधेश यादव रहते थे उत्तराखंड में अपनी पत्नी सविता के साथ। यहाँ शादी में, अपने घर की शादी थी उनकी, यहीं के रहने वाले थे, तो यहाँ शादी में आए हुए थे। तो ये देखा गया कि कहीं अवधेश यादव यहाँ के रहने वाले नहीं थे, उत्तराखंड के रहने वाले इनके रिश्तेदार भी कुछ वहाँ पर आए हुए थे, जो इनके रिश्ते में मामा मामी लगते थे। अवधेश यादव ने तुरंत कोशिश की ये जानने की कि आखिर उनकी किससे रंजिश हो सकती है। उनके गांव में और बाकी जगह कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। घटनास्थल की बारीकी से जांच करने पर यह पता लगा कि वहां पर दो ऐसी चीजें मिली, एक तो बनियान और दूसरा शॉल। लेकिन गांव के बाहर लोग अपने इस्तेमाली कपड़े कभी कभी फेंक देते हैं, पुराने हों, उससे साफ सफाई करते हैं, गंदा हो जाता है, फेंक देते हैं। तो पुलिस को बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई करने की बात समझ में नहीं आई। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि पहले इसकी शिनाख्त करा ली जाए कि आखिरकार ये शॉल और ये बनियान किसकी हो सकती है। बनियान में तो कोई बहुत पहचान की बात नहीं होती, लेकिन शॉल ज़रूर स्पेसिफिक होता है और महिलाओं का शॉल था। तो उसको पहचानने की कोशिश गांव में एक टीम में लगकर कराई गई। तो ये पता लगा कि मृतका की दादी जो थी उस गांव में, मृतका की दादी के भाई शेषनाथ और पत्नी सविता, जो उत्तराखंड से इस शादी को अटेंड करने आई थी, तो ये शॉल सविता की थी। जब उस पूरे घर में जहाँ शादी थी वहाँ दिखवाया गया तो लोगों ने फिर बता दिया कि ये शॉल तो सविता ने पहन रखी थी और कल ही पहनी थी। सविता को बुलाया गया, पूछा गया कि ये आपके पास इस समय कौन सा शॉल है। उन्होंने कोई दूसरा शॉल दिखाया। लोगों ने बताया कि नहीं, यही शॉल इन्होंने पहना था। बहरहाल सविता और उनके पति शेषनाथ, इन दोनों को थाने पर बुलाया गया और इनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ, आप जानते हैं कि सामान्य रूप से पूछताछ करने में कोई कुछ बताने से रहा। बहरहाल वो जब सख्ती से दोनों से पूछताछ शुरू हुई
तो ये पता लगा कि इसी दंपति ने उस बच्ची की बलि दे दी थी। बलि देने के पर्पस से या बलि देने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। ये बात सुन के सब भौचक्के रह गए, क्योंकि बच्ची भी वो रिश्तेदार ही थी उनकी। अवधेश यादव वहीं भरहे चौरा गांव के रहने वाले थे या रहते थे, और उसी गांव में ये उनके मामा मामी थे जो उत्तराखंड से आए थे, सगे मामा मामी। और वो भी अवधेश यादव भी अपने माताजी के निहाल में आए थे, माताजी के मायके में आए थे या अपने ननिहाल में गए थे। तो एक ननिहाल का मामला था और एक वो वहाँ से उत्तराखंड से उसी शादी को अटेंड करने के लिए वो भी आए थे। पूछा गया कि भाई आखिर आपने ऐसा क्यों किया। अवधेश अपने ननिहाल में शादी के लिए आए थे और ये जो उसके मामा मामी थे वो भी यहाँ पर शादी में सम्मिलित होने के लिए आए थे। तो ये बताया शेषनाथ और सविता ने कि मेरा परिवार उत्तराखंड में रहता है, वहाँ हम नौकरी करते हैं। मेरा एक बेटा है जिसका नाम संजय है, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है। संजय मानसिक रूप से बीमार रहता है। उसको ठीक करने के लिए पत्नी सविता ने YouTube से तंत्र मंत्र की तमाम विद्याएं सीखी और फिर उनका ये कहना था कि तंत्र मंत्र की तमाम विधाओं में YouTube से पारंगत होने के बाद पिछली वो साधना करने लगी और पिछली दीपावली को देवी माता ने उनको स्वप्न दिया और नवरात्रि में माँ ने स्वप्न दिया कि अगर किसी कुंवारी कन्या की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा लड़का एकदम ठीक हो जाएगा। ये उसके दिमाग में बात घूमती रही। सविता उत्तराखंड से यहाँ शादी अटेंड करने आई और एक दिन पहले जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है और तमाम हल्दी और मेहंदी इन सब की रस्में होती हैं, उसी समय सविता की निगाह इस 10 साल की बच्ची पर पड़ गई, अंशिका पर। और फिर उसको वही याद आया कि इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर हम इसकी बलि चढ़ा दें तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, YouTube से तंत्र मंत्र सीखते सीखते और उसका अपने मोहल्ले में या उत्तराखंड के जिस इलाके में ये रहते थे ऐसा प्रचार कर दिया कि महिलाएं इसको अपने यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए बुलाने लगी। कोई गुरु नहीं था, गुरु इनके थे, YouTube गुरु थे जिन्होंने ये तंत्र मंत्र सिखाया था। 26 नवंबर की शादी थी। उसी दिन शाम को 5 बजे जब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, उसी समय ये बच्ची को बुला लाई। रिश्तेदार थी, बच्ची को आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और जहाँ शादी थी उसके 2 मकान थे, एक पुराना मकान और एक नया मकान। नए मकान में ये शादी के सब आयोजन हो रहे थे। पुराने मकान में कुछ एक रिश्तेदार थे, वहाँ उसको बुलाकर ले गई टॉफ़ी और चॉकलेट देने के बहाने और चाकू से उसकी हत्या कर दी। फिर जो बलि देने के रिचुअल्स हैं उसमें ये जो उसने YouTube में बताया भी, और YouTube खोल के वहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसे दिखाया भी गया कि शरीर के 5 अंगों का खून निकाल कर वो देवी माँ को बलि चढ़ाई जाती है। तो 5 अंगों का खून निकाला और वो बलि चढ़ाई और प्रसन्न हो गई कि अब हम लौट के जाएंगे तो मेरा बेटा संजय बिल्कुल ठीक मिलेगा। बलि चढ़ाने की प्रक्रिया, वो जो नींबू और फलाना ढिकाना जो कुछ भी उसने सीखा था वो सारी प्रैक्टिस की और फिर उसको लगा कि 10 साल की बच्ची है, अब इसका क्या करें, घर के भीतर इसकी लाश मिलेगी, लोग हम पर शक करेंगे। लिहाजा वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर अरहर की एक खेत में उसको फेंक दिया और उसके ऊपर अरहर की टहनियों के डंठलों से उसको ढक दिया। अगले दिन सवेरे जब वो बॉडी वहाँ पड़ी थी, कुत्ते भौंकने लगे। फिर 1, 2, 4, 6, 10 कुत्तों का झुंड। तो जब एक बार उन्हें मांस दिखाई पड़ गया
तो कुत्ते कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकने लगे, तो लोगों की नज़र पड़ी। लोगों को, गांव के लोगों को ये अंदाज होता है कि कुत्ते किस समय किस कारण से भौंकते हैं। रात के समय कोई आएगा जाएगा तो भौंकेंगे, अनजान व्यक्ति आएगा तो भौंकेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा खरखराहट होगी जो उनको दिखाई नहीं पड़ रही है और वो अनयूजुअल है, तब भौंकेंगे। या फिर कहीं पर उन्हें ये अवशेष मिल जाएं मांस के, तब भी वो लड़ेंगे, खींचातानी करेंगे और फिर भूकेंगे। लोग वहां पहुंचे, डंठल को हटा ही दिया था कुत्तों ने, और ये लड़की की बॉडी बरामद हुई। इस बात को सुनकर वहां पर शादी समारोह में आए हुए सब लोग भौचक्के रह गए कि 10 साल की एक बेटी को सिर्फ बलि के नाम पर उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने, जो शादी अटेंड करने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्योंकि बड़ा इसका हल्ला हो चुका था, और उसमें संकल्प शर्मा ने ये बताया कि मृतका अपने पिता के ननिहाल शादी अटेंड करने आई थी, जहां उसके मामा मामी भी आए हुए थे, और उन लोगों ने ही घटना को अंजाम दिया। आला कत्ल यानी वो चाकू जिससे उसकी हत्या हुई थी और अंग विशेष से खून निकालकर बलि चढ़ाई गई थी, वो बरामद कर लिया गया। शॉल और बनियान इनकी उसका एविडेंस है, क्योंकि मारते समय या बलि देते समय की भी प्रक्रिया उस यूट्यूब में है। मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, लेकिन यूट्यूब में ये उपलब्ध है। ये अधकचरा ज्ञान, किसी भी फील्ड का अधकचरा ज्ञान यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। और ये जिस यूट्यूब से जो ये तंत्र मंत्र की प्रक्रिया सीखी थी, ओपन है। मैंने भी कौतूहलवश जब ये खबर पढ़ी तो मैंने उसको देखा, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या बताया जा रहा है और लोग कैसे यकीन कर लेते हैं यूट्यूब की इस बातों पर। और यूट्यूब की बलि देने की प्रक्रिया जो उसमें बताई गई है, किसी अघोरी का वो पूरा स्टेटमेंट है, वो तो हम क्या भगवान ही मालिक है कि कब किस पे कौन आजमा ले इसे। बहरहाल ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर को जिस टीम ने खोला, उसको डीआईजी रेंज ने 50,000 का इनाम दिया। और ये जिस तरह से उसने शॉल और बनियान के क्लू से पूरे मर्डर को खोल दिया, ये वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है। और सफलतापूर्वक उनको जिस टीम ने इसको वर्कआउट किया, उसको पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह से भी सम्मानित किए जाने की घोषणा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। बहरहाल उस मृतका, उस बच्ची के दोनों हत्यारे सविता और शेषनाथ, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना। अब देखिए, इस मोबाइल देवता ने जाने कितनों को बड़ी बड़ी परेशानियों में डाल दिया है। मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं कि ये जो फेसबुकिया प्यार है, ये जो फेसबुक पर और इंटरनेट के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे से बातचीत शुरू हुई और फिर उसका अंत बहुत बुरा हुआ, जिसे आपस में कि साहब मुझे प्यार हो गया, या मैंने उसको पसंद कर लिया, या उसने मुझको पसंद कर लिया, ये सब ढोंग है, आडंबर है, धोखा है। तो एक वो, दूसरा डिजिटल अरेस्ट। मोबाइल पे कॉल आई, वर्दी में आदमी है, उन्होंने कहा हम ईडी से हैं, हम सीबीआई से हैं। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे डिजिटली अरेस्ट कर रखा। सीबीआई का वारंट भी दिखा दिया, अरेस्ट वारंट भी दिखा दिया, आपके बैंक का स्टेटमेंट भी दिखा दिया, एक अदालत भी दिखा दी उसमें कि अदालत लगी हुई है और जज साहब आपको सज़ा सुनाने वाले हैं। आपने मारे डर के अपने कमाई के जो 10, 20, 25, 50 लाख थे वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ये भी इन्हीं मोबाइल देवता का कमाल है। और यूट्यूब पे जो ज्ञान की गंगा, अविरल गंगा बहाने वाले तमाम लोग हैं, जो धारा प्रवाह ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप ये समझ लीजिए कि जो लोग इस यूट्यूब और उसकी रील्स में गोता लगाते रहते हैं दिन और रात,
उनको बहुत चीज़ें पता हैं, अगर वो प्रोफेस करते हैं तो बर्बाद होते हैं, और नहीं तो ज्ञान तो उनको है ही है कि एक ही मर्ज की 50 लोग अलग अलग दवा बताएंगे और सब गारंटी लेंगे। उसी पेड़ के फूल से एक आदमी बताएगा, उसी के जड़ से एक आदमी बताएगा, उसी के तने से एक आदमी बताएगा, तमाम विधियां बताएगा, और सुबह शाम कर लीजिए और गारंटी से आप 6 महीने में। खासकर अगर आप शुगर से संबंधित ये ज्ञान गंगा जो प्रवाहित हो रही है यूट्यूब के रील्स में, इसको सुनिए तो आप तो सोच सोच के पागल हो जाएंगे कि शुगर ठीक करने के जो 5,000 तरीके ये ज्ञानी लोग बता रहे हैं, ये आखिर कहाँ थे, क्यों इतने मरीज बढ़ते जा रहे हैं शुगर के, लेकिन आपको मिलेगा। दूसरी, आप अगर रील देख रहे हैं, रील देखने के शौकीन हैं, उसी में डूब उतरा रहे हैं, तो एक और रील बहुत आती है, वशीकरण मंत्र। ऐसा हास्यास्पद है, वो मिर्चे पर फलानी का नाम लिख दीजिए, कागज पे फलाने 4 वो बना दीजिए और 5 6 8 ऐसे लिख दीजिए, और इसको कमोड में फेंक दीजिए और फलाना कर लीजिए। जिसको आपको वश में करना है, आंख बंद करके उसको देखिए, और फिर अंत में गारंटी ये कि 24 घंटे में वो भाग के चली आएगी। मैं तो कहता हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी कृपा करके देख लें इसे। मतलब ये तो अंधेर हो गई है। और जो लोग ये 24 घंटे देख रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? अकेले बैठे हैं घर में, या बच्चे हैं घर में, अपने बेडरूम में हैं, देख रहे हैं, अब उनके दिमाग में आ गया बॉलीवुड की कोई स्टार कि भाई पहले इसी पे ट्राई करो। जब पंडित जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल 100% अचूक वशीकरण मंत्र है, तो पहले उसी पे ट्राई करो। और जो भी उसमें 5-10 मिनट का टोटका वो बताते हैं पंडित जी, तो उसमें उसी बॉलीवुड की या और भी किसी की, ईश्वर जाने क्या क्या हो रहा है ये, आप उसको अपने आंख बंद करके उसे देखिए, और फिर 24 घंटे क्या 24 महीने इंतज़ार करिए। हमने तो नहीं सुना कि बॉलीवुड से कोई भी छोटी बड़ी नई पुरानी अदाकारा छोड़ के भाग गई हो, दूसरे किसी के पास, अननोन आदमी के पास पहुंच गई हो, क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण मंत्र चलाया गया था। मैंने नहीं सुना, कहीं अखबारों में नहीं आया, कहीं टीवी पर नहीं आया, इस पे किसी सोशल मीडिया साइट पर नहीं आया। तो ये सब इस समय इस मोबाइल देवता ने, ये यूट्यूब ने जो रास्ता दिखाया है। अच्छा, और हर 5 मिनट में एक बाबा आपको मिल जाएंगे, भांति भांति के कपड़े वाले, रुद्राक्ष की कोई 100 माला पहने हुए, कोई 500 माला पहने हुए, और फिर वो आपको प्रवचन देंगे और टोटके काहे के बताएंगे। अकूत धन आपको मिल जाएगा अगर आप ये टोटका कर लीजिए। करोड़ों रुपए आप पे कर्जा है तो ये टोटका कर लीजिए, हफ्ते भर में कर्जा उतर जाएगा। कोई, जिसको ये कहते हैं कि अगर ये टोटके सही होते, जो ये रोज दिन में 20-20 यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो इस देश में तो कोई व्यक्ति परेशान हो ही नहीं सकता था। ये सब टोटके हैं कि हल्दी वहाँ रख दीजिए, मिर्च वहाँ रख दीजिए, वो ईशान कोण पे रख दीजिए, वो बाहर रख दीजिए, फलानी दीवार आप गिरा दीजिए, ढकाना में आप ये कर दीजिए, और आपका पूरा कर्जा उतर जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, बैंकों से लोन लीजिए और पंडित जी का ये टोटका करिए और कर्ज अपने आप उतर जाएगा या माफ़ हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको रातों रात धनी बनाने के बहुत से टोटके हैं कि धन वर्षा होगी। यंत्र बेच रहे हैं साहब, धन वर्षा यंत्र, कि आप रख लीजिए, बिल्कुल छत फाड़ के पैसा बरसने लगेगा। तो अगर ये सब कामयाब होते तो किसी को कोई परेशानी, सब लोग सभी परेशानियों से अब तक मुक्त हो गए होते। लेकिन ये दिखाया जा रहा है, हर रोज दिखाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, रिपीट करके दिखाया जा रहा है। आज सविता ने भी अपने बेटे की सलामती के लिए यूट्यूब से तंत्र मंत्र की प्रक्रिया सीख ली। प्रक्रिया मैं तो नहीं कहूँगा कोई देखे, लेकिन अगर किसी ने देखा होगा तो आप समझ लीजिए कि वो कौन सा रास्ता बताते हैं। चलिए, उसने सीख ली
और सबसे पहले वो ट्राई करने लगी कि इस ज्ञान का, तंत्र मंत्र के इस ज्ञान का इस्तेमाल वो अपने मानसिक रूप से मंदित बच्चे को ठीक करने में कैसे लगाए। आप ही सोचिए कि अगर सारा ज्ञान यूट्यूब पर ही प्राप्त होने लगे तो ये गुरुवर लोग, ये अध्यापक लोग, ये साधना करने वाले साधक लोग, ये पर्वत की कंदराओं में रहने वाले योगी लोग, ये तो खत्म हो जाएंगे। कौन जाएगा इनके पास? और ये जो संगीत की गुरु शिष्य परंपरा है ये भी खत्म हो जाएगी। यूट्यूब पे आप राग झंझोटी भी और बाकी राग भी आप यूट्यूब खोल लीजिए, आपको बता देंगे और आप सीख जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। तो क्या होगा इस गुरु शिष्य परंपरा का? ये संगीत के घरानों का क्या होगा? ये तो नष्ट हो जाएंगे सब, नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। यूट्यूब खोल लीजिए, आप हर चीज में पारंगत हो जाइए। तो और ये सब समाप्त होने के बाद घराना सिर्फ यूट्यूब घराने से, फलाने संगीतकार, तबला वादक या बांसुरी वादक या वायलिन के वादक, ये फलाने घराने के हैं। बनारस घराना और अजमेर घराना और जाने कौन कौन सा घराना होता है। तब एक ही घराना बचेगा, यूट्यूब घराने से है। गुरु कौन है? यूट्यूब है हमारे गुरु। हम उन्हीं की पूजा करते हैं। क्या आप कल्पना करिए क्या हो गया है, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। यूट्यूब से तंत्र मंत्र सीख के एक बच्ची की, अबोध बालिका की हत्या कर दी केवल यूट्यूब के ज्ञान से। कहाँ का पागलपन है ये? क्यों लोग समझने को तैयार नहीं है? तो मत पड़िए इन सब चक्करों में। ये ज्ञान नहीं देंगे आपको और आपके अंदर मानसिक विकार भर देंगे, आपको मानसिक परेशानियों में डाल देंगे। ये कभी आपका भला नहीं कर सकते और आप फिर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की तरह ट्रीट किए जाएंगे। आप ये समझेंगे कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हो गया, लेकिन दरअसल बिल्कुल कोई चीज़ आपके अंदर नहीं आई है जो आपने इस यूट्यूब से सीखी है। क्योंकि ये जो ज्ञान है न तो ये विश्वास योग्य है और न ही प्रामाणिक है। हाँ, मनोरंजन का अच्छा साधन है। अगर आप मनोरंजन की दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो बहुत अच्छा है। आपका टाइम कट जाएगा, आप सुनते रहिए, इनकी लंतरानी सुनते रहिए, इनकी भाषण सुनते रहिए, इनके टोटके सुनते रहिए और मन ही मन प्रसन्न होइए, प्रफुल्लित होइए, हंसिए। इसलिए कृपा करके इन सब चक्करों में बिल्कुल न पड़ें। कोई ज़रूरत नहीं इन सब चक्करों में पड़ने की। ये सिर्फ मनोरंजन के साधन हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।